अगर प्री बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो उसकी सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है कि आप एक बार वो सारे चैप्टर उठाइए और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। मेरे भाई प्री बोर्ड एग्जाम जो होता है ना 100% उन्हीं से ज्यादा सवाल पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपको आगे ले जाएगी आपको 90 प्लस में हासिल करने में। और अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस आए तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है जो बूम अप होगा बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो में मैं वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो भैया उन्हें बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हर एक चैप्टर को आपको करना है, हर एक चैप्टर, ऐसा नहीं कि कोई पूरा चैप्टर आप छोड़ के चले गए, हर एक चैप्टर करिए और उस चैप्टर के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जरूर करिए। प्री बोर्ड एग्जाम आप सबके स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे तैयारी करनी है प्री बोर्ड एग्जाम की वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि भैया प्री बोर्ड एग्जाम तो जो होता है वो पहला स्टेज होता है आपके बोर्ड्स एग्जाम का। अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छे से फोड़ दिया या पूरा अपना एफर्ट भी लगा दिया तो आपको बोर्ड्स एग्जाम में ना बहुत आसानी हो जाती है। अगर कुछ छूट भी रहा है ना, जैसे आपको लग रहा है कि 13 चैप्टर है, भैया 13 चैप्टर में से कंप्लीट 13 चैप्टर आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि भैया पूरा कोई एक चैप्टर ही छोड़ दिया ना, उसकी कम से कम हर एक चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो कर लो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं एग्जाम्स में जो आपके बोर्ड्स एग्जाम की ले लो चाहे प्री बोर्ड्स एग्जाम की ले लो, वो आपका एग्जामिनर हर हालत में वो आपसे पूछेगा। तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुकुल उपाध्याय, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। 13 चैप्टर है, पहले मैंने स्टेज सेट कर दिया। अब 13 चैप्टर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा एग्जामिनर वहीं से ज्यादा सवाल पूछता है, वो सारी चीजें मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं। तो भैया पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है। अगर ये भी आपको पता है ना तो भी आप अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि भैया ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं है ना, छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, उसे तो भैया मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी गलती से, मैं टेंशन मत ले भाई। देखो रिलेशन एंड फंक्शन का जो दो टाइप के आपको क्वेश्चन दिखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन दिखेगा, दूसरा आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन दिखेगा। 19% चांस होते हैं कि भैया सवाल आपका यहीं से पूछा जाता है। और अगर मैं चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो चैप्टर का जो वेटेज है भाई वो 6 नंबर का है भाई। तो पहला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, और यहां दो बस आप अच्छे से एक बार टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ लीजिए, और जब टाइप्स ऑफ रिलेशन को आप पढ़ोगे तो उसमें 3 टाइप के रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसी टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखोगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी बेसिकली 3 टाइप के फंक्शन है। एक तो 1-1 फंक्शन हो गया, एक ऑन-टू फंक्शन हो गया, और एक दोनों को मिला देते हैं 1-1 ऑन-टू फंक्शन हो गया। तो इनके रिगार्डिंग मैं आपसे बोल रहा हूं 20 से 25 सवाल भी कर लोगे ना एनसीईआरटी के। देखो 20 से 25 सवाल मतलब अच्छे सवाल कर लो, पीवाई के कुछ सवाल कर लो, एनसीईआरटी के तो हर एक सवाल करना ही है यार, है ना। 20 से 25 सवाल आप अच्छे से आप कहां से कर लो, पीवाईक्यू से कर लो। तो ये चैप्टर आपका बनके तैयार हो जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। कितने नंबर का भाई? 6 नंबर का है। आगे चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 नंबर का आता है, 3 से 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। डोमेन ऑन रेंज से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं भैया। कैसे पता, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे भैया? देखो मैं डेटा चेक कर रहा था लास्ट ईयर का, जैसे लास्ट 3 साल का मैं डेटा चेक कर रहा था, और मेरी बहुत सारे बच्चों से बात भी होती रहती है। जैसे हम पेड में पढ़ा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वाईटी वाले बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पेपर शेयर कर लेते हैं। तो ज्यादातर जो अभी बच्चों के हाफ ईयरली जो एग्जाम्स हुए थे सब में सवाल जो है डोमेन एंड रेंज के रिगार्डिंग ही सवाल थे, और नई एनसीईआरटी में भी डोमेन और रेंज है। ठीक है, तो आप यहां पे डोमेन एंड रेंज पे ज्यादा फोकस करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि डोमेन रेंज जो आपने वैल्यू जो आपको रटाई जाती है, सिखाई जाती है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है, तो इनके रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछ रहा है, तो तैयार करके जाइए आप डोमेन एंड रेंज। आगे चलता है मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों की बात करूंगा, क्योंकि दोनों चैप्टर 10 से 11 नंबर की आते हैं, दोनों बड़े छोटे भाई बड़े भाई हैं, बस इस तरीके समझो। डिटरमिनेंट आप तभी कर पाओगे जब आप मैट्रिक्स करोगे। अब देखो मैट्रिक्स की खासियत क्या है, यहां से सुनना। मैट्रिक्स में जब आप जाओगे तो इतना ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, 2 घंटे में चैप्टर आराम से निपटा दिया जाता है बहुत अच्छे से, विद थ्योरी विद क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है भैया, वो डायरेक्ट सवाल वहां से बनेगा नहीं, जो चांसेस होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, 4 या 5 या 6 नंबर का भी आ जाएगा, चांसेस होते हैं 5 नंबर का आपका आए, क्योंकि दूसरा बड़ा भाई जो है डिटरमिनेंट वो 6 नंबर में आएगा, क्योंकि एक सवाल उसका 5 नंबर में 100% पूछा जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा सवाल ऐसा है जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो भैया यहां से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पे कमांड कर लेना। अगर आपने 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पे
दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पे आपने ध्यान दे लिया, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना माइनस करना इतना टिपिकल बात नहीं, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं डिटरमिनेंट। भाई साहब दोनों चैप्टर कितने नंबर के? 11 नंबर के मिला के बनते हैं। ठीक है, लेवल दोनों चैप्टर का लेवल आसान ही है भैया। ठीक है, हाँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो भैया इसमें ना सबसे जो इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर में जो सवाल पूछा जाएगा और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी 100% पूछा गया होगा, तो भैया कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना किन किन के हाफ ईयरली एग्जाम्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपसे बोलता हूं ना 100% डंके की चोट पे एक बात बोल सकता हूं, अगर 10 स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो 10 के 10 स्कूल में भाई इससे रिलेटेड सवाल आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, 125% आएगा। 100% सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिगार्डिंग को सवाल पूछता है। कितने नंबर में भैया? 5 नंबर में, एकदम बोनस आता भाई साहब। तो भैया यहां से तैयार जरूर कर लेना सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। पूरी स्लाइड खाली है भैया, क्यों? वाइड चैप्टर है यार, देखो। ठीक है, वाइड चैप्टर, लेकिन हाँ मैं आपको ओरली बता सकता हूं कि यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन जरा सुनना, प्रैक्टिस ज्यादा लगती है आपकी। डिफरेंशियबिलिटी अगर आप बोलोगे तो एक तो डिफरेंशियबिलिटी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड देन उसके बाद हम जाते हैं डिफरेंशिएशन पे। sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन। वहां पे जो चीज है ना, वहां पे आपकी बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपकी एक्सरसाइज है 5.6 एंड 5.7, वहां से ज्यादातर सवाल आएंगे। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से सवाल पूछे जाएंगे। और कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी में आपको हो सकता है उस तरीके के सवाल देखे जाए कि भैया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप 2 अननोन देके जाएगा, ए और बी, वहां से आपसे वैल्यू निकलवा ले। तो मुद्दा वही है, बेसिक पकड़ के रखना है आपको, बेसिक एनसीईआरटी का बेसिक आपको बहुत अच्छे से पकड़ के चलना है। आगे चलते हैं भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं बात करूंगा तो भैया पे 3 एक्सरसाइज है बेसिकली, तीसरी मैं लिख नहीं पाया भाई। कौन सी भैया? रेट एंड मेजरमेंट्स, और दूसरी है आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरी होती है आपकी मैक्सिमम मिनिमा। ये बच्चों को चैप्टर जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 बच्चों को परेशान कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो मैं लिख के नहीं लाया ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वही थोड़ा सा बच्चों को परेशान करती है। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत आसान है। ये जो मैक्सिमा मिनिमा होती है, वहां की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को परेशान करती है। और एक बार भी कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना कि कितने बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। तो एक बार वर्ड प्रॉब्लम पे भैया एक बार कमेंट सेक्शन में लगा देना। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यहां रिटन मेजरमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा, तो रिटन मेजरमेंट कर लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेना। बोर्ड्स प्री बोर्ड में आप चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम आपसे लग रहा है नहीं हो पा रहा, तो भैया छोड़ देना, वो बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम की बात कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल भी एक वाइड चैप्टर नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ 3 बड़े बड़े मेथड होते हैं। इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मैं हमेशा बैकबोन बोलता हूं, इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन को हमेशा बैकबोन बोलता हूं इंटीग्रेशन का। अगर आपने इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लिया, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली किसमें? इंटीग्रेशन में। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से एक बार करना पड़ेगा। फिर चलते हैं आपके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगेन इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है, जहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहां से सवाल पूछेगा। 3 को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, लेकिन इनमें जो बैकबोन है, जो पहला वाला पॉइंट जो है, ये 3 बाद की जितनी भी 3 चीजें हैं आप तभी कर पाओगे जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। आगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है अच्छे से, वहीं से आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। कोई नहीं है भाई, इसमें आप सीधे अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, ठीक है, और पुराना जो आप सीख के आए हो चैप्टर नंबर 7 में डेफिनेट इंटीग्रल, अगर उसका बहुत अच्छे से आप यूज कर लेते हो, तो चैप्टर नंबर जो 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, कुछ ज्यादा करना नहीं होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स की। तो वहां पे ठीक है ना, तो इस चैप्टर को भी आप देख सकते हो, है ना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर आपके 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक तो होती है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया लास्ट वाले चैप्टर का वेटेज कितना होता है? इसका चैप्टर का जो वेटेज होता है 5 नंबर का, 5 से 6 नंबर का होता है। इसका 7 से 8 नंबर का वेटेज होता है। ठीक है ना। हाँ, बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 6 नंबर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं हमेशा बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन गाड़ी कहां से स्टार्ट होती है? वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट होगी गाड़ी। ये तभी कर पाओगे जब आपको वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से आएगा, और ये सारी चीजें तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। फाउंडेशन मतलब भैया इंटीग्रेशन, ये सब आपका बहुत अच्छे से होगा।
सब में इंपॉर्टेंट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलते हैं भैया वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में बात करूं तो हमारे पास तीन चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग आपके सवाल बनेंगे, तो आप बना लीजिए। सवाल आपका यहीं से फंस जाता है इन तीन चीजों से। आगे चलते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपके दो शॉर्ट मतलब टॉपिक हैं जहां से आपके सवाल बनते हैं। और मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया अगर जिन बच्चों के यहाँ पे 3D आया होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में या फिर, ठीक है, तो आपको यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के सवाल जरूर आपको दिखते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई एलपीपी। यहां पर दो टाइप की ज्यादा प्रॉब्लम है, एक तो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा उठा के देखोगे तो बेटा लास्ट ईयर के डेटा में आपको बाउंडेड प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, तो बाउंडेड वाला आप देख के जाइएगा। और मतलब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, चैप्टर आसान चैप्टर की श्रेणी में ये वाला चैप्टर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 5 नंबर का बनता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों चैप्टर की बात करूं तो दोनों वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D जो है 14 नंबर के बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सबसे आखिरी चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भाई तीन चीजें हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड बेस थ्योरम। न्यू एनसीईआरटी में कभी कभी क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल की छोटी सी झांकी आपकी न्यू एनसीईआरटी में लगा रखी है, तो वो भी आप कर लेना। उसके सवाल आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, वो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे। लेकिन ये तीन चीजें आप जरूर करिए जहां से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरा मैंने डेटा बता दिया कि भैया किस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मुद्दा यही है, पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ के जाने की सोचोगे तो पूरा चैप्टर को उड़ाओगे। जैसे इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं 8 नंबर का आता है। अगर आप सोच रहे हो भैया प्रोबेबिलिटी मैं नहीं करूंगा, भैया छोड़ दे रहा हूं, भैया उसकी ये दो चीजें तो कर ले, कम से कम ये तो कर ले भाई। ये दोनों ही 100% सवाल दिखता है तो कंडीशन, प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये दोनों पहले दोनों इवेंट ही पहली दोनों चीजें ही तेरे 4 नंबर की आएंगी। तो कोई भी चैप्टर आप ये ध्यान रखिए, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई भी चैप्टर पूरा छोड़ के मत जाइए, उसकी कुछ चीजें तो करके जाइए। और आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई मेरे भाई बहुत आसान होती हैं, और इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप चलोगे तो बहुत अच्छे से आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर ले आओगे। और जो चीजें रह जाएं तो भाई प्री बोर्ड एग्जाम के बाद आपको पास टाइम मिलेगा, आप उन्हें कर सकते हो। लेकिन कुछ भी प्रॉपरली मतलब ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ के मत जाओ भाई साहब, मुद्दा यही है। ठीक है,